डैन प्रोटोकॉल बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है और डैन प्रोटोकॉल को थोड़ा समझते हैं। डैन प्रोटोकॉल को समझने के लिए सिर्फ ये समझना पड़ेगा, आप स्क्रीन पे अगर देखते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती में जितने भी प्राणी आए हैं, खासतौर पे एनिमल्स, उन सबको भगवान ने शायद एक जितना सांसें दी हुई हैं। 40 करोड़ से लेके 60 करोड़ के बीच के नंबर ऑफ सांसें। अब चूहा जो है इन 40 करोड़ सांसों को बड़ी तेजी से खर्च कर देता है, हर 1 मिनट में 200 बार सांस ले लेता है। तो चूहा इस 40 करोड़ सांसों को 3 साल में खर्च करके मर जाता है। लेकिन एक खरगोश थोड़ी कंजूसी से सांसों को खर्च करता है, करीब 1 मिनट में 60 टाइम सांसें लेता है, हर सेकंड 1 बार सांस लेता है। तो ये 12 साल में ही अपने सारे सांसों को खर्च कर देता है और ये ऊपर चला जाता है। कुत्ता जो है थोड़ी सी और कंजूसी करता है, 1 मिनट में लगभग 40 बार सांसें लेता है, तो 15 साल लग जाते हैं 40 करोड़ सांसों को यूटिलाइज करने में या खर्च करने में। इंसान जो है थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है शायद, ये 15 सांसें ही लेता है 1 मिनट में और इसीलिए इंसान की आयु लगभग 80 साल तक की हो जाती है। एलिफेंट जो है इंसान से भी ज्यादा तेज है, वो 1 मिनट में करीब 12 सांसें लेता है, तो एलिफेंट की जिंदगी करीब 90 साल की हो जाती है। एक कछुआ जो सबसे तेज, वो 1 मिनट में लगभग 8 बार सांसें लेता है, यानी कि एक कछुआ इसीलिए शायद 150 साल जीता है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे अलग अलग एनिमल की ब्रीदिंग के जो रेट है उससे उनका लाइफ स्पैन को आप कोरिलेट कर सकते हैं। आप देखिए वीडियो में किस तरह से खरगोश तेजी से सांसें ले रहा है और अबाउट हर मिनट में, हर सेकंड में 1 बार सांसें। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें, कुत्ते की सांस लेने की स्पीड बड़ी तेज तो है, लेकिन शायद खरगोश से कम स्पीड है। लेकिन अगर आप एक कछुए को देखें, तो आपने देखा कि कछुआ कितनी धीरे धीरे सांसें लेता है। तो सांसों में छुपा है कि आप कितने लंबे समय तक जिएंगे और कितना हेल्दी जिएंगे। और जब हम सांसों की बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे अंदर एक खास तरह की जगह है जिसे साइनस बोलते हैं। ये साइनस क्या है, इसे आप देखें तो ये एक खाली जगह है और अगर आप 3D में देखेंगे तो जो पिंक आपको दिख रहा है, दिस इज साइनस। ये तीनों ये जो जगह दिख रहे हैं, 3-4 जगह कैविटीज दिख रहे हैं, दिस इज साइनस। साइनस को दिखाने के लिए एक छोटा सा मॉडल मेरे पास है। ये मॉडल अगर आप देखते हैं, ये दांत है और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये गड्ढा है और यही आप बोल सकते हैं साइनस। ये रिजर्वर है जहाँ पे खास तरह का गैस स्टोर होता है, बनता और स्टोर होता है, जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारे साइनस में एक खास तरह का गैस या बोलें खास तरह की दवा जो यहीं बनती है और यहीं स्टोर होती है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसके आगे ये समझना होगा कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा हमारा लंग है, जो पूरा ट्रैक है जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, इवन ENT है, इसकी साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस नाइट्रिक ऑक्साइड के कलेक्शन पे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड की कलेक्शन यहाँ पे थ्रू द पोर्स पूरे हमारे ENT में जाता है और उसे क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है, इसको समझने के लिए आपको 2 शब्द समझने पड़ेंगे। एक तो है म्यूकस, एक है सिलिया। सिलिया को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कपड़े धोने का ब्रश, और म्यूकस को यूं मानिए जैसे पानी। कपड़े को साफ से धोना है तो आपको पानी चाहिए और ब्रश से आप धो लेंगे, लेकिन कई बार ब्रश और पानी काफी नहीं होता, आपको डिटर्जेंट पाउडर भी चाहिए ताकि वो क्लीन कर सके। ये वो डिटर्जेंट पाउडर है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से डिटर्जेंट पाउडर जाएगा आपके बॉडी के आपके पूरे ट्रैक में, नेजल ट्रैक में, आपके लंग में, और ये जो सिलिया है ब्रश की तरह, ये छोटे छोटे रोए बोल सकते हैं, हेयर्स बोल सकते हैं, जो पूरे ट्रैक में हर जगह लगे हुए हैं। और ये म्यूकस तो आपको पता ही है, ये भी हर जगह है। तो जब ये सिलिया हिलता है, ब्रश की तरह काम करता है, और ये जो डिटर्जेंट पाउडर वाला नाइट्रिक ऑक्साइड जब वहां पहुंचता है और म्यूकस की तरह पानी वहां पहुंचता है, तो क्लींजिंग होती है। और क्लींजिंग जब होती है तो एक तो प्रिवेंशन होती है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लंग डिसऑर्डर, और अगर कोई अगर बीमार पड़ ही गया तो अगर क्लींजिंग को बढ़ा दें तो वो इंसान कुछ दिनों में, 2-3 महीने में ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है। यहां पे एक बात समझनी होगी कि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप सुन रहे हैं, तो भी आपके पूरा
रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो क्लींजिंग हो रही है, क्योंकि ये जो साइनस है यहाँ से वो नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप ही जा रहा है अलग अलग जगह पे, और सिलिया और म्यूकस अपना काम कर रहे हैं और क्लींजिंग हो रही है। लेकिन शायद ये क्लींजिंग आपके बॉडी में इस वक्त ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू मेरे बॉडी में। ये क्लींजिंग ज्यादा तब होती है जब आपके मुंह बंद होते हैं, जब आप नाक से सांस लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मुंह से सांस लेते हैं, दोज हु आर द माउथ ब्रीदर, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड कम जाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड कम जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कई सारे काम है बिसाइड क्लींजिंग। इसका एक काम है आपके दिमाग को भी शार्प रखना। आप गौर करेंगे ऐसे बच्चे जिनका मुंह अक्सर खुला रहता है और जो सोते हुए मुंह से सांस लेते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी भी कम होती है, और कई बार उनके सिम्टम ADHD के जैसे, ऑटिज्म के जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके लंग डिसऑर्डर के हेल्थ को ठीक रखना और आपके मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा अच्छी तरह से बॉडी में स्प्रेड होता है जब आप नोज ब्रीदिंग करते हैं, जो कि हम में से अधिकतर लोग नाक से ही सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बीमार है, किसी को लंग डिसऑर्डर है, किसी को COPD है, किसी को अस्थमा है, किसी को, या फिर आपको टेम्पररी इन्फ्लुएंजा हो गया है, आपको कोई फ्लू हो गया है, आपको कोई साइनस की तरह बीमारी है, तो या टिनिटस है आपको, तो ऐसे में ये करना पड़ेगा कि ये जो दवाई है नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़नी होगी और इसका उपयोग भी बढ़ना होगा। जब ये ज्यादा खपत होगा, ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर लगेगा, तो जो बीमारी लग चुकी है वो बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये एक नया साइंस है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि क्या करें कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके साइनस में जमा है वो ज्यादा फ्लो हो, ताकि क्लींजिंग ज्यादा हो, और क्लींजिंग जब ज्यादा होगी तो आपके लंग डिसऑर्डर ठीक होने लगेंगे, और अक्सर पहले 3-4 दिन में ही इसका फर्क दिखने लग जाता है। जरा सोचिए, आप में से वो लोग जो बाईपैप मशीन पे निर्भर हैं, CPAP मशीन पे निर्भर हैं, इनहेलर पे निर्भर है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे निर्भर है, वेंटिलेटर पे निर्भर हैं, ये सारे ट्रैप्स हैं जिससे आजादी मिल सकती है जब आपकी जान चली जाए या आपका सारा माल खत्म हो जाए। अदरवाइज ये जिंदगी भर आपको लेने की सलाह दी जाती है। जरा सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो इनहेलर यूज करते हैं? आप बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर हम पूछूं, क्या आप ऐसे लोगों किसी से मिले हैं जो पहले इनहेलर यूज करता था अब नहीं करता है? ऐसा कोई नहीं होगा। एक बार इसके फंदे में आ गए तो जिंदगी भर लेने की बात करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि जो मैं अगले 2 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं, अगर ऐसा का ऐसा आप कर लें तो आप CPAP मशीन, बाईपैप मशीन, इनहेलर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनसे बड़ी तेजी से पीछा छोड़ा सकते हैं, हमेशा के लिए पीछा छोड़ा सकते हैं। और हमारे पेशेंट्स ने ये कर दिखाया है। लेकिन इस ट्रेनिंग के माध्यम से द लास्ट ब्रेथ आज का जो शीर्षक है, तो ये टेक्निक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जनरल मास तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जिनको लंग डिसऑर्डर हो या ENT की दिक्कत हो, तो ये डैन प्रोटोकॉल का जो N है, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, इस पार्ट को जरा समझें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग का मतलब कि एक इस तरह से ब्रीथ करना कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा फ्लो हो, और जिससे क्लींजिंग एबिलिटी की वजह से आपके जो लंग डिसऑर्डर खत्म हो जाए। ये कब होगा? ये होगा जब आप हमिंग करेंगे। हमिंग क्या होता है? हमिंग सिंपली ये होता है कि मुंह आपका बंद है और तब भी आप आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एक्चुअली मैं मुंह बंद करके गाना गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूं। या फिर जब आप करते हैं ओम, तो मुंह बंद है, आवाज निकल रही है। मुंह बंद होने के बाद जो आवाज निकलती है उसे कहते हैं हमिंग। जब यह हमिंग होता है तो आपके अंदर इंटरनल सिस्टम में कुछ इस तरह के वाइब्रेशन होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड के फ्लो को बढ़ा देते हैं। हमिंग कैसे करना है? गुनगुनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाना प्ले करना, आप ओके स्टॉप। तो ये जो गुनगुनाना जैसे बोलते हैं, यही हमिंग है। और अगर ये करेंगे लगातार, करीब रोज 30 मिनट, 15 से 30 मिनट करेंगे, तो यानी कि उस वक्त आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा फैल रहा है और क्लींजिंग ज्यादा हो रही है। या फिर नेक्स्ट, ओके।
तीसरा, ओके। तो ये जो गुनगुनाना होता है, वो गुनगुनाना इज कॉल्ड हमिंग। या फिर आखिरी वाला करना, लास्ट वाला, ओके। लेकिन इसमें ये गुनगुनाना नहीं है, इसमें मुंह खुला हुआ है, हो बोलने के लिए मुंह खोल रहे हैं। और जब मुंह खुला रहता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन सबसे कम, और जब मुंह बंद होकर आवाज निकालते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये रिसर्च पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि माउथ ब्रीदिंग कॉजेस ADHD लाइक सिम्टम। यानी कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर मुंह खोल के रखते हैं, तो उनमें ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि वो मुंह खुला न रखे। सिर्फ मुंह खोलना तब है जब बोलना है। सोते वक्त जो मुंह खोल के सोते हैं, उनमें भी हैबिट डालनी पड़ेगी कि मुंह खोल के नहीं सोना है, मुंह बंद करके सोना है। और इसके लिए मुंह बंद रखने के लिए सोते वक्त कुछ टेप भी आते हैं, जो टेप मुंह पे चिपका दिए जाते हैं, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटो। तो इस तरह के टेप और इस तरह के टेप को चिपका दिया जाता है ऐसे लोगों के या बच्चों के मुंह पे जब वो सो रहे हैं, ताकि उनको एनकरेज कर पाएं कि वो मुंह से ना सांस लें, वो नाक से ही सांस लें। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो फ्लो है वो 6 गुना ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब मुंह से सांस लेते हैं। अब इसको जब हमिंग करते हैं, जब आप हमिंग करते हैं तो करीब 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड फ्लो बढ़ जाता है इस साइनस से पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन कंपैरिजन टू जब आप हमिंग नहीं करते हैं। जब आप सिंपली मुंह बंद रखते हैं, जैसे मेरा मुंह बंद है अभी, इन कंपैरिजन टू जब मैं हमिंग कर रहा हूं, मुंह तो बंद है लेकिन आवाज भी निकाल रहा हूं, तो यानी कि जब मैं आवाज निकाल रहा हूं मुंह बंद करके, तो मेरी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन उस वक्त 15 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जब मेरा मुंह तो बंद है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, राइट। तो जब 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड अगर फ्लो होता है तो इससे बड़े से बड़े लंग डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 स्टेप समझा रहा हूं, ये 3 स्टेप्स ऑफ द डैन प्रोटोकॉल। द स्टेप 1, पहला स्टेप है DIP डाइट। जैसे ही आपको कोई लंग डिसऑर्डर का पेशेंट मिले, आप आंख बंद कर बोलिए कि DIP डाइट पे रहना है आपको। DIP डाइट तो आपको पता ही है। स्टेप 2, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, जो मैंने अभी आपको सिखाया। 15 से 30 मिनट कम से कम, अगर ये 4 घंटे कर लें तो बड़ी तेजी से आप ठीक होने लगेंगे। किसी इंसान को 4 घंटा मुश्किल लग सकता है, लेकिन वही इंसान जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो बोझ उठाता है तब उसको आसान लगता है, तो वो बोझ उठाने दीजिए। और वो बोझ जिंदगी भर उसको उठाना पड़ेगा, ना केवल ये बोझ उसके लिए है, उसके परिवार के लिए भी है। जब इस तरह से आप किसी को एनकरेज करेंगे तो उसको 4 घंटे भी कम लगेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली आपको 4 घंटे करना है। जब भी टाइम मिले, जब भी खाली है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आप साथ में गुनगुना भी रहे। और वो जिंदगी भर नहीं करना है, थोड़े दिन के लिए करना है, और जब ठीक हो तो करना बंद कर देना है। दैट इज द स्टेप 2, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। स्टेप 3, नो ब्रीदिंग। यहाँ पे नो ब्रीदिंग का मतलब है लेस ब्रीदिंग। यहाँ पे आपको याद दिलाता हूं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग गॉड ने शायद हमें फिक्स दी है। जो जितना स्लो ब्रीदिंग करता है, कम ब्रीदिंग करता है, लेस ब्रीदिंग करता है, उसकी आयु और हेल्थ उतनी ज्यादा दिनों तक अच्छी रहती है। तो स्लो और लेस ब्रीदिंग कैसे करें, नो ब्रीदिंग, उसका जो टेक्निक है वो टेक्निक बड़ा सिंपल है। और वो टेक्निक ये है, जैसे इस वक्त भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूं तो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक मोड में है। हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हम इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें क्या करना है कि जब आप एक्सहेल करते हैं, जैसे पहले सांसें अंदर गई ऑटोमेटिकली, फिर जब सांसें बाहर आती है, सांस बाहर आने के बाद उसको वहीं होल्ड कर दें फॉर 15 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकंड, जितने सेकंड आराम से होल्ड कर पाते हैं। और जब आराम से नहीं कर पा रहे तो दोबारा नॉर्मली ब्रीथ करें, फिर दोबारा सांसें बाहर गई, फिर 10 से 15 सेकंड, या जब तक आप आराम से होल्ड कर पा रहे हैं। इस तरह से जब आप करेंगे, अभी आप लगभग 1 मिनट में 15 रेट ऑफ ब्रीदिंग 15 बार आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, तब 1 मिनट में 15 की जगह 10 बार ही आप इनहेल एक्सहेल करेंगे। तो ऐसा अगर आप आधे घंटे कर लेते हैं रोज, यानी कि एक तो वो हमिंग हो गया जिसकी बात कर रहा था, आधे घंटे वो करना है, एक ये हो गया नो ब्रीदिंग या लेस ब्रीदिंग, और तीसरा DIP डाइट। जब ये तीनों स्टेप आप करेंगे तो विद इन ए वीक्स टाइम
आपके जो सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर वो 2 बार उनको इनहेलर लेना पड़ता है दिन में तभी वो नॉर्मलाइज रहते हैं, तो 2 बार की जगह होपफुली वो 1 ही बार रह जाएगा। और फिर भी करते रहे 3 महीना लगातार, तो हो सकता है कि वो जो 1 बार लेने की जरूरत पड़ रही थी वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ इन 3 स्टेप्स में, जिसमें कुछ भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वैसे भी आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खाने की जगह DIP डाइट ही आप खा रहे हैं, और इसमें तो सिर्फ आपका टाइम लगना है, वो भी खाली टाइम। जिस टाइम आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त भी आप ये दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो किसी का वेट कर रहे हैं, तो कभी 5 मिनट के लिए, कभी 7 मिनट के लिए लेस ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दुनिया भर में इसके हजारों रिसर्च पेपर छप चुके हैं, और उनमें से कुछ रिसर्च पेपर इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। आप देखिए, ये रिसर्च पेपर से ये पता चलता है कि जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो सिम्टम्स, एलर्जिक सिम्टम है, या फिर साइनस के सिम्टम्स हैं, या फिर अस्थमा के सिम्टम्स हैं, वो सारे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं, एंड लिटरली आप ठीक होने लगते हैं। एक 1950 में एक रशियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम है बुटियोकोस स्टडीज, बुटियोको उनका नाम है, और उन्होंने सबसे पहली बार इस तरह के साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। और तब से लेके अभी तक दुनिया में अलग अलग जगह पे उनके नाम से या इस तरह के और नाम से कई सारे क्लिनिक है, जहां पे लोगों को सिर्फ ब्रीदिंग को इस प्रकार कंट्रोल करके कुछ ही दिनों में अस्थमा या इस तरह के COPD, इस तरह की बीमारियों से उनको आज़ादी दिलाया जाता है। लेकिन फिर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी हम अंग्रेजी दवाई के गुलाम हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो टेक्निक मैंने बताया, इसमें साइंस तो है लेकिन कॉमर्स नहीं है, इसमें कोई आदान प्रदान नहीं है। अगर किसी को बोला जाए कि CPAP मशीन, बाईपास मशीन खरीदो, तो उसमें 70,000 80,000 खर्च होंगे, एक कट डॉक्टर को भी मिलेगा, तो देयर इज इंडस्ट्री बिहाइंड इट। लेकिन किसी को अगर बोलेंगे आपको हमिंग करना है और आपको लेस ब्रीदिंग करना है, DIP डाइट पे रहना है, तो इसमें देयर इज नो कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आपने बोला, उसने सुना, उसने खुद कर लिया, उसने ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सारे टेक्निक्स जो साइंटिफिक हैं, वैलिडेटेड हैं, कोई नुकसान नहीं है, और बड़ी तेजी से ठीक होते हैं, देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑल्सो। उसके बावजूद भी जितना ये लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है।